बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बेसिकली मतलब क्या है बच्चों, जो हमारी दो लाइंस हैं उन दोनों लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन लिखना या उनके कंबाइंड इक्वेशन को अलग अलग करना। अब जैसे बच्चों इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का मतलब क्या है, पहले एक बात का मतलब समझो। होमोजीनियस इक्वेशन कैसा होगा, ऐसा इक्वेशन जिसमें हर टर्म का डिग्री सेम होता हो। और कितने डिग्री का है, सेकंड डिग्री का है, मींस हर टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। और बच्चों ये मेरा जो टॉपिक है ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का है। और 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का है, इसका मतलब इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, x और y। तो x और y में सेकंड डिग्री वाले टर्म क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई। तो सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन मेरे बच्चों होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें देखिएगा हर टर्म का डिग्री 2 है। यहां देखो x का 2 है, यहाँ x का 1 है, y का 1 है, दोनों को मिला के 2 बना, यहाँ y का 2 है। अब हमें ये डिस्कस करना है बच्चों, जो मेरा सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता होगा। इसको समझने के लिए, छोटे बच्चे के जैसे समझने के लिए मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मेरे बच्चों में इसके फैक्टर कर सकता हूं और इसके फैक्टर बन जाएंगे ऐसे x माइनस वाई एक्स माइनस 2y इक्वल्स टू 0। सो यहां से एक आएगा y इक्वल्स टू x और एक आएगा y इक्वल्स टू x बाई 2। अब बच्चों इन दोनों को देखिए, दोनों क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और दोनों स्ट्रेट लाइन कहां से पास करती हैं, ओरिजिन से पास करती हैं। तो बच्चों सेकंड डिग्री का जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अरे दो है ना, दो का मतलब पेयर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, रिप्रेजेंट्स a pair of straight line, a pair of straight line passing through origin, pair of straight line passing through origin, इसको बच्चों ये रिप्रेजेंट करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों जो ओरिजिन से पास करने वाली लाइन होती है उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। यहां से यदि मैं लिखूं तो y अपॉन x इक्वल्स टू m बन जाएगा। मैंने यदि कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका स्लोप y अपॉन x से रिप्रेजेंट होता है। तो ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, ये वाली सेकंड डिग्री का जो होमोजीनियस इक्वेशन है, इसमें पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। तो ये देखो क्या बनेगा, पहले ये वाला टर्म लिखूंगा, x स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, तो ये बन जाएगा b इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2h y अपॉन एक्स प्लस a इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगा मेरे बच्चों। अब मेरे बच्चों ये y अपॉन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, और y अपॉन एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि मैं y अपॉन एक्स को m पुट कर देता हूं, सो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल्स टू 0 बन जाएगा बच्चों। अब इसमें जो m है, m बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ लाइन। अरे ये जो इक्वेशन है क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब कि दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो दो लाइंस है तो स्लोप कितने होंगे, स्लोप भी 2 होंगे। तो ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करके उन दोनों लाइंस के स्लोप आ जाएंगे। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स वो क्या होंगे बच्चों, m1 और m2। इस इक्वेशन के रूट होंगे m1 और m2। और मेरे बच्चों जब भी क्वाड्रेटिक की बात आए और उसके रूट्स आपके पास हों तो दो फॉर्मूले हम लोग को बहुत अच्छे से आते हैं, एक सम ऑफ रूट्स और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से सम ऑफ रूट निकालूंगा, m1 प्लस m2 आएगा माइनस 2h अपॉन b, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा a अपॉन b। तो m1 प्लस m2 इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b और m1 m2 इक्वल्स टू a अपॉन b। ये बच्चों दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गए, ये जरूर आपको याद रखने हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, ये जो दो लाइंस है मेरी, ये जो सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे जो दो लाइंस बनेंगी उनको यदि मुझे अलग अलग करना हो तो मैंने आपको सिखा दिया, इसको फैक्टराइज करेंगे, दोनों लाइन के अलग अलग इक्वेशन आ जाएंगे।
उनके स्लोप निकालने हो तो ये क्वाड्रेटिक आ गया है, उससे स्लोप आ जाएंगे, या वो अलग अलग जो आ गए थे स्लोप उससे भी आ जाएंगे। अब मैं चर्चा करने वाला हूं कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करने को बोला है? एंगल। तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए एक हमने बच्चों फॉर्मूला सीखा होता है, याद करो, स्ट्रेट लाइन में एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला फॉर्मूला वही यूज होगा। तो डिस्कस कर रहे हैं बच्चों एंगल बिटवीन लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बच्चों दिखाई देना नहीं, ये दो लाइंस हैं, इक्वेशन एक लिखा है लेकिन लाइन इसमें दो हैं क्योंकि ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन है। तो बच्चों एंगल बिटवीन लाइंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मोड। अब मेरे बच्चों मैंने m1 इंटू m2 का वैल्यू तो निकाल लिया है, m1 प्लस m2 भी निकाल लिया है, लेकिन मेरे पास m1 माइनस m2 तो है ही नहीं, लेकिन उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला तो है। मैं m1 माइनस m2 को लिख सकता हूं m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बच्चों ऊपर चूंकि रूट आ चुका है, रूट कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो ऊपर मोड लगाएं या ना लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या मैंने निकाला, माइनस 2h अपॉन बी, और m1 m2 का वैल्यू a अपॉन बी। ये सारे वैल्यू वही पुट कर देने हैं आपको, तो 1 प्लस a अपॉन बी और इधर मॉड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला। एक बार यहाँ लिखता हूँ, सुंदर लगेगा लिखा हुआ, tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। इस फॉर्मूले से बच्चों फायदा क्या है आपको, आप बिना किसी भी लाइन का स्लोप निकाले हुए, जो दो लाइन से बनी उनमें किसी का भी स्लोप आपको नहीं निकालना है, बिना स्लोप निकाले हुए ही आपको क्या मिल जाने वाला है, यहां से एंगल मिल जाने वाला है इस वाले फॉर्मूले से, 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब मेरे बच्चों हम चर्चा करेंगे, हमने सीखा होता जब भी हम एंगल वाला फॉर्मूला निकालते हैं तो कुछ पैरेलल परपेंडिकुलर जैसी बातों की चर्चा रहती है, एंगल की कैसी कैसी वैल्यू होंगी। आइए वही डिस्कस करते हैं। ये फॉर्मूला यहीं लिखा है, इसे देखते रहिएगा। बात नंबर 1, बच्चे जी एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 हुआ तो क्या होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 0 हुआ तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब दो लाइंस के बीच का एंगल 0 कब कब हो सकता है, या तो वो दोनों लाइंस पैरेलल हों और या तो वो दोनों लाइंस कॉन्सिडेंट हो, मतलब कि सेम हो। यहां कौन सा सीन बनने वाला है बच्चों, यहां जो दो लाइनें बन रही है, दोनों लाइनें कहां से पास कर रही हैं, ओरिजिन से पास कर रही हैं। अब यदि वो दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं तो पैरेलल तो हो ही नहीं सकती ना। अरे पैरेलल लाइन कॉमन पॉइंट से थोड़ा ना पास करती हैं, इंटरसेक्ट थोड़ी ना करती हैं, तो इसका मतलब ये पैरेलल तो हो ही नहीं सकती। अब पैरेलल नहीं हो सकती और स्लोप हो गया है सेम, तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि वो दोनों लाइन सेम हो जाएंगी, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। तो बच्चों यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 हुआ तो ये कोइंसिडेंट लाइंस बच्चों बन जाने वाली हैं। यदि मैं इस इक्वेशन को एक बार यहां देखूं अच्छे से, ये देखो जी, ये वाली तो इक्वेशन थी ना मेरी। अब यदि इसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो जाए तो बेसिकली इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट डी होता है भैया, डी का वैल्यू होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह यहां लिखा हुआ है 2h, उसका स्क्वायर करेंगे 4h स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहां 4 मैंने कॉमन लिया तो h स्क्वायर माइनस ab बन गया है। अब यदि ये वाला वैल्यू 0 हुआ तो d का वैल्यू 0 हो जाएगा, और d का वैल्यू 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो यहां से जो दोनों इक्वेशन आएंगी वो दोनों इक्वेशन सेम ही आएगी बच्चों। तो इस तरीके से भी ये बात आप समझ सकते हैं। और चर्चा भाई आगे, सेकंड बात मेरे प्यारे बच्चों, यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो क्या होगा। एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो ये तो भाई रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, वो तो रियल बचेगा ही नहीं, इसका मतलब लाइंस बनेंगी ही नहीं। एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव हुआ तो फिर लाइंस नहीं बनेगी। जैसे एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है।
इसमें आप एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एच का वैल्यू 0 है और ए बी का वैल्यू 1 1 है। अब ये देखो ये वाला जो है, अब इससे थोड़ा ना लाइन्स रिप्रेजेंट होंगी, इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे तो लाइन्स रिप्रेजेंट नहीं होंगी। तो ये क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा? तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो पॉइंट कौन सा है? 0,0 बच्चों। तो यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव हुआ तो फिर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और वो पॉइंट कौन सा होगा? वो पॉइंट होगा 0,0, मतलब कि ओरिजिन। या कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि ये रिप्रेजेंट करेगा इमेजिनरी लाइंस। कैसी लाइंस? इमेजिनरी लाइंस विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इमेजिनरी लाइंस विद रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों वैसे तो इमेजिनरी लाइंस नामक चीज कोई होती ही नहीं है, इमेजिनरी तो कुछ भी हो सकता है। भाई यहाँ देखो, यहाँ क्या बना हुआ है? यहाँ इमेजिनरी लाइन बनी है, दिखाई दे रही है आपको? यहाँ इमेजिनरी सर्कल बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको? अरे भाई इमेजिनरी है तो दिखेगा कैसे? दिखता तो रियल है ना। तो वास्तव में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इमेजिनरी टाइप की कोई चीज होती ही नहीं है, फिर भी कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। तो कहीं लिखा मिले तो बिल्कुल परेशान मत होना बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो भाई ये पॉजिटिव हुआ तो टेन थीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, मतलब दो लाइन बनेगी। तो कैसी लाइन बनेगी? दो लाइन बनेगी, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, दो लाइन अलग अलग वाली बनेगी बच्चों। तो इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो ये वाली है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो तो कॉन्स्टेंट लाइंस बनती हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव हो तो एक पॉइंट बनता है, और वो पॉइंट कौन सा होता है? ओरिजिन होता है। और जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है नेक्स्ट वाली, मेरे बच्चों यदि इसमें a प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाए, a प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाए तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा वैल्यू। और 10 नॉट डिफाइंड हो जाए तो थीटा कितना आता है? 90 डिग्री आता है। और एंगल 90 डिग्री होने का मतलब लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये मेरे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है। a प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। a प्लस बी का मतलब क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी बच्चों। मतलब ये हुआ बच्चों, यदि मैं कुछ ऐसा इक्वेशन कहीं लिखूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो इसमें देखो a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू -1 है, तो a प्लस b का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब ये लाइंस कैसी हैं बच्चों? ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो मेन क्या है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। ये फॉर्मूला यदि आपको याद हो जाता है तो सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाने वाली हैं बच्चों। तो ये बच्चों जो हमने मेन आपको चीजें सिखा दी हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की। अब इसके आगे हम चलने वाले हैं और अब आएगा हमारा जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ये होमोजीनियस था, इसके बाद आएगा जनरल। तो जनरल इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। भाई होमोजीनियस में तो क्या था? होमोजीनियस में सेकंड डिग्री का होमोजीनियस था, मतलब हर डिग्री का पावर, मतलब हर टर्म का जो डिग्री आ रहा था वो कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। जनरल में क्या होगा? 2 वाले भी आएंगे, 1 वाले भी आएंगे और कांस्टेंट वाले भी बच्चों आने वाले हैं। तो बच्चों सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ये तो बच्चों वही आ गया होमोजीनियस वाला, सेकंड डिग्री वाले टर्म आ गए। इसके बाद फर्स्ट डिग्री वाले आएंगे 2gx प्लस 2fy, ये फर्स्ट डिग्री वाले आ गए जिनका डिग्री 1 है। और फिर आएगा बच्चों कांस्टेंट प्लस c, ये बच्चों कहलाता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब बच्चों जो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन, ये बहुत ही काम की चीज है, इससे सब चीजें रिप्रेजेंट हो जाती हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब इससे रिप्रेजेंट बच्चों हो जाते हैं। सबका यदि आप इक्वेशन देखोगे तो इसी का फॉर्म होता है सबका इक्वेशन।
तो अब तो आज हमने जो चर्चा करना है वो ये चर्चा करना है मेनली कि ये वाला मेरा इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करता है। मेरे बच्चों यदि इस इक्वेशन के फैक्टर हो गए, इसके लीनियर फैक्टर्स हो गए, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और लीनियर फैक्टर नहीं हुए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा बच्चों। अब बच्चों इसको वो देखने के लिए फैक्टर होते हैं नहीं होते, एक प्रोसेस है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इसको या तो x या तो y में क्वाड्रेटिक बना लीजिए। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर दीजिए। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो उसमें रूट डी वाला टर्म आएगा। अब यदि लीनियर फैक्टर होने हैं तो रूट हट जाना चाहिए, तो डी का जो वैल्यू आएगा, रूट के अंदर वाला जो वैल्यू आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होने का कंडीशन आप लगा दीजिएगा। तो उसके बाद एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं। तो ये लाइन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ डेल्टा, डेल्टा नाम रखते हैं जिसको, डेल्टा होता है ए बी सी प्लस 2f GH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन यदि 0 के इक्वल होगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। इस एक्सप्रेशन को यदि ऐसे याद रखने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए तो इसको आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। डायगोनल में आपको लिखना है ए बी सी, फिर यहां एफ जी एच, और यहां भी क्या लिखना है एफ जी एच। इसको जब मैं ओपन करूंगा तो यही वाला वैल्यू बच्चों आ जाता है। तो ये है बच्चों डेल्टा। जब डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल होगा तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। अब बच्चों इसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उनकी मैं चर्चा करूं आपसे। तो एक क्वेश्चन तो यही हो सकता है, ऐसा सेकंड डिग्री का एक जनरल इक्वेशन आपको गिवन हो और फिर आपसे पूछे कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू देखेंगे, 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और नहीं आया तो फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इससे जो दो लाइन बनेगी, मान लो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे जो दो लाइंस बनेगी उनका आप सेपरेट इक्वेशन बताइए क्या होगा। या दूसरा हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा उन दोनों लाइंस का। या तो एक क्वेश्चन हो सकता है उनके बीच का एंगल आप बताइएगा। तो पहले मैं एंगल की बात करता हूं। जो एंगल होने वाला है, एंगल का वही फॉर्मूला काम करेगा जो होमोजीनियस में काम कर रहा था, उसमें अलग से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब बातें बची हैं दो, सेपरेट इक्वेशन निकालना और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। वो दोनों बातें सिखाता हूं। और एक क्या था कि ये पता करना कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आओ वही एक इक्वेशन ले लेता हूं बेहतरीन सा और उस पर चर्चा करते हैं। सारी चर्चाएं एक इक्वेशन पे कर देते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। आइए चर्चा चालू करते हैं। कि इक्वेशन लिख लूं, एक इक्वेशन मैं लिख लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5x प्लस 8y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन भी हो जाते हैं। एक तो ऐसे ही हो गया, इसमें आपसे पूछेगा कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता था, इसमें देखो इतने सारे कांस्टेंट लिखे हुए, किसी एक को गायब कर देता, जैसे यहाँ 3 ना लिख के लैम्डा लिख देता और कहता ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और आप लैम्डा का वैल्यू फाइंड करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैं ये चेक कर रहा हूं कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा भी। तो सबसे पहले बच्चों में आपको ए बी सी के वैल्यू निकालना बताता हूं। ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू -3 है, एच का वैल्यू 5/2 है, जी का वैल्यू भी 5/2 है, एफ का वैल्यू 4 है और सी का वैल्यू 3 है बच्चों। वो जो मेरा सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, उससे इसको कंपेयर कर दिया है। तो एबीसी के वैल्यू और एफजीएच के वैल्यू आ गए हैं बच्चों। अब मुझे निकालना है बच्चों डेल्टा। डेल्टा क्या था, एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर बच्चों। अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। a2 है, b -3 है और c +3 है, फिर 2f का वैल्यू है बच्चों 4 और h का वैल्यू है 5/2 माइनस a का वैल्यू 2 है और f का स्क्वायर हो गया है 16 माइनस b का वैल्यू है -3 तो ये प्लस हो जाएगा और g स्क्वायर हो जाएगा 25/4 माइनस c मतलब कि 3
और h का वैल्यू 5/2 है, उसका स्क्वायर करूंगा तो 25/4 बच्चों आ जाएगा। अब मुझे देखना ये वाला वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे अच्छी खबर यहां से है, देखो इन दोनों टर्म को ध्यान से देखो, ये दोनों सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो गए बच्चों। यहां इससे इसको मैं कैंसिल कर लेता हूं। अब देखिएगा क्या बचा, 3 × 3 हो गया 9 और 9 × 2 करेंगे तो -18 और ये आ गया है +20 और ये कितना आ गया मेरा माइनस का, यहाँ क्या था जी 2FG। अच्छा यहाँ h रह गया, वही लिखना h और लिखना था मुझे h का वैल्यू क्या था 5/2। अब ये भूल गया मैं क्या था, AF², a मतलब कि 2 था और f का वैल्यू f² का वैल्यू 16 था। हाँ जी ये एक टर्म रह गया, तो इसको मैं वापस करता हूँ, इसको इससे कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2, ये आ कितना 2 × 5 हो गया 10 और 10 × 5 हो जाएगा 50, तो ये आ गया मेरे बच्चों 50 और ये है माइनस का 32। अब -18 और -32 हो जाएगा 50 और +50, तो ये आ गया वैल्यू बच्चों 0। तो डेल्टा का वैल्यू जो 0 आ चुका है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक टाइप के क्वेश्चन भाई समझ में आ गए हैं। या इसमें सवाल जैसे मैंने बताया क्या हो सकता था, यहाँ 3 की जगह c लिख दिया होता और कहता c का वैल्यू क्या आएगा, तो फिर हम जहां भी c था वहां c ही रखते और 0 के बराबर रखते, उसका वैल्यू 3 आ जाना था। दूसरी बात करते हैं, एक बात सीख के बढ़िया से भी चेक करना कि कोई सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, ये काम हमने सीख लिया है। दूसरी बात, इससे जो दो लाइंस बनेंगी उनका सेपरेट इक्वेशन निकालना सीख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीका सिखा रहा हूं। देखो करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके जो सेकंड डिग्री वाले टर्म्स हैं उनको आप फैक्टराइज कर लीजिए, सेकंड डिग्री वाले टर्म्स को फैक्टराइज कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं ना। देखो कैसे, अरे वही यार बचपन वाला तरीका, प्रोडक्ट लाना है 10 और सम लाना है, अच्छा नहीं इसको पहले रीअरेंज कर लेता हूं जी, गड़बड़ हो जाती, 2x² + 5xy - 3y², ऐसे अरेंज कर लीजिए। अब होंगे फैक्टर, प्रोडक्ट लाना है 6 और डिफरेंस लाना है 5, तो 6 और 1 हो गए, तो 2x² + 6xy - xy - 3y²। यहाँ से 2x आप कॉमन लेंगे तो x + 3y और यहाँ से माइनस का y कॉमन लेते हैं तो x + 3y बच्चों। सो ये बन गया x + 3y × 2x - y। ये बच्चों ऐसे फैक्टर हो गए हैं। तो आपको करना क्या है, जो सेकंड डिग्री वाले टर्म्स हैं उनको आप फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो उनको फैक्टराइज कर लिया, ये बच्चों हो गए उनके फैक्टर्स। इसके बाद की बात ध्यान से समझना बच्चों। अब बच्चों देखो ये जो सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होता है, ये वाला, ये लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास करती हैं, और ये जो जनरल इक्वेशन होगा ये भी लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अब ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही हैं। ओरिजिन से पास नहीं कर रही, इसका मतलब इनमें कोई कांस्टेंट भी आएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें कांस्टेंट ऐड कर देना है बच्चों, यहां C1 और यहां C2। यहां तक देखो पूरी बात क्लियर होगी ना। अब देखिए आगे की कहानी क्या है। आगे की कहानी में आपको क्या करना है, ये जो नीचे मेरे दो फैक्टर लिखे हैं इनको मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर वाले से इक्वेट करना है। तो मल्टीप्लाई करना चालू बच्चों, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आना ही आना है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। तो इसके बाद मुझे क्या देखना है, x वाला, y वाला और कांस्टेंट टर्म देखने हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा। x कैसे बनेगा, जब इस x का वैल्यू x का मल्टीप्लाई C2 से करूंगा तो C2x आ जाएगा। तो x के कोएफिशिएंट में आ गया है C2। जब मैं C1 का वैल्यू C1 का मल्टीप्लाई 2x से करूंगा तो x का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा 2C1 और दोनों हो जाएंगे ऐड, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये देखो यहाँ क्या लिखा है 5, तो ये 5 के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या होगा जी, इस y का मल्टीप्लाई C2 से करूंगा तो 3C2, C1 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा -y से तो माइनस का C1 और इक्वल्स टू होगा 8। और लास्ट में जो मेरा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, यहां C1 को C2 से करूंगा कांस्टेंट आएगा C1 C2, और उधर कितना है बच्चों 3 है। तो ये इक्वेशन बन गई है बच्चों। इसके बाद बच्चों इनमें से मैं दो इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, तो वहां से C1 C2 का वैल्यू आ जाएगा, और वो थर्ड वाले में यदि आप पुट करके देखें तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करने का सोच लेता हूं, तो सेकंड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फर्स्ट वाली में ऐड कर दीजिए।
C2 देखो यहाँ एक C2 है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 6C2 और दोनों को प्लस करूंगा तो 7C2। ये 2C1 है, ये भी 2C1 है, कैंसिल हो जाएगा। ये 5 और ये 16, 5 16 हो गया 21। तो ऐसे मेरे बच्चों C2 का वैल्यू आ गया है 3 और C1, यहाँ C2 को मैं 3 पुट कर दूंगा कहीं भी तो C1 का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाना चाहिए शायद, है ना भैया। इसको 3 रखा, हाँ 1 आ गया बिल्कुल। और ये जो वैल्यू आए हैं देखो ये इस वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब वैल्यू हमारे बिल्कुल सही आए हैं। तो आप सेपरेट इक्वेशन हमारी हुई क्या, सेपरेट इक्वेशन, यहां C1 और C2 के वैल्यू पुट कर देने हैं x प्लस 3y प्लस C1 मतलब कि 1, एक इक्वेशन ये वाली आ गई है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस C2 मतलब 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों सेपरेट इक्वेशन। तो सेपरेट इक्वेशन निकालना हमें आ गया है। वापस से समझ लो प्रोसेस क्या था, सेकंड डिग्री वाले जो हमारे टर्म्स हैं उनको फैक्टराइज कर लेना है, उनमें C1 C2 ऐड कर देना है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके एक्स वाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म निकालने हैं और उन वालों के इक्वल पुट कर देना है। तो ऐसे करके C1 C2 के वैल्यू आ जाएंगे, वो C1 C2 के वैल्यू यहां पुट करेंगे तो सेपरेट इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगे बच्चों। अब एक चीज और बची है वो और सिखाता हूं कि ये जो दो लाइंस हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। बच्चा कहता है सर मैंने तो इक्वेशन निकाल ली है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, उसमें कौन बड़ी बात है। नहीं बाबू ऐसे नहीं, बिना लाइन का इक्वेशन निकाले हुए, बिना लाइंस को अलग अलग इक्वेशन निकाले हुए कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसकी चर्चा बच्चों करते हैं। आइए उसकी चर्चा कर रहे हैं कि बिना सेपरेट इक्वेशन निकाले कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों। आइए उसका एक मेथड आपको मैं बता देता हूं कि कैसे निकालते हैं, बड़ा ही आसान मेथड है। यदि आपको डिफरेंशिएशन आता है तो फिर बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो भी जुगाड़ है। इसका नाम आप रख दीजिए f। आप निकालिएगा डेल f अपॉन डेल x। डेल f अपॉन डेल x मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x। क्या बन जाने वाला है 4x। मतलब इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बच्चों, यदि आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को वेरिएबल मानना है, फिर बाकी सबको कांस्टेंट मानना है। तो मतलब y को कांस्टेंट मानना है, तो इसको तो कांस्टेंट माना है, ये तो 0 हो जाएगा। यहां देखो y कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 5y और ये यहाँ आ गया 5 और आगे सब आ जाएंगे 0। ऐसे ही बच्चों निकालना है डेल f अपॉन डेल y। डेल f अपॉन डेल y, y को करेंगे तो यह आ गया -6y, यहाँ आ जाएगा +5x और प्लस आ जाएगा 8। अभी क्या करना है मेरे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो x और y के वैल्यू आएंगे बेसिकली वही होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूं, इसको 0 के इक्वल पुट कर देता हूं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। सॉल्व करने के लिए क्या करें, ध्यान रखो देखो x और y इधर उधर हो गए हैं इसमें, तो मैं ऐसा करता हूं कि ऊपर वाले इक्वेशन को 6 से और नीचे वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऐसा करने से यहां देखो 30y आएगा, यहां -30y आएगा और प्लस करने से y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे बच्चों, x को देखो यहां आ गया 24x और यहां आ गया 25x, ऐड करूंगा तो 49x, यहां आ गया है 30 और यहां आ गया है 40। 30 और 40 बहुत बड़ा नंबर है भाई, 70। तो यहां से x का वैल्यू आ गया -70 अपॉन 49, मतलब कि माइनस का 10 अपॉन 7। अब ये वाला वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा तो वहां से y का वैल्यू आ जाएगा मेरे बच्चों। तो इस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हमने बच्चों जो सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है उसके बारे में भी सारी बातें जान ली हैं। अलग अलग इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये कैसे पता करेंगे कि वो पेयर और स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एंगल कैसे निकाले। एंगल के लिए मैंने क्या बताया, जो पुराना फॉर्मूला था हमारा 2√x² - ab अपॉन a + b, वही वाले फॉर्मूले से एंगल निकल जाएगा बच्चों। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ थोड़ी बातें और बता देता हूं। चलिए कि जो मेरा सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है उसमें यदि डेल्टा का वैल्यू 0 ना हो तो वो फिर कब क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों। वापस एक बार लिख देता हूं इक्वेशन, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये बच्चों सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन है। यदि इसमें डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, भाई हमने क्या सीखा अब तक, यदि डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा।
अब यदि डेल्टा का वैल्यू 0 ना हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट, इफ a इक्वल्स टू b एंड h इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू b एंड h इक्वल्स टू 0 ऐसा होता है तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। यदि इसमें a इक्वल्स टू b रख दो, h इक्वल्स टू 0 रख दो तो एक सर्कल का इक्वेशन आपको दिखने लगेगा बच्चों। सेकंड बात बच्चों, यदि एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हो जाए या कहो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो फिर ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला। फिर रिप्रेजेंट करेगा बच्चों पैराबोला। एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी में पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद बच्चों क्या बना है, यदि एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो जाए, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें भी यदि a प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाए तो ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। a प्लस बी 0 आ जाए तो बच्चों बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये वाली सारी बातें भाई याद रख सकते हैं आप कि सेकंड डिग्री का जनरल इक्वेशन कब क्या रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसा होता क्यों है, इसको डीप में समझने के लिए हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारे अलग अलग चैप्टर्स हैं। मतलब हम सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि सर्कल का इक्वेशन तभी बनता है जब a इक्वल्स टू बी और h इक्वल्स टू 0 हो जाता है बच्चों। इसको सीखने के बाद बच्चों अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और टॉपिक का नाम है होमोजीनाइजेशन। क्या सुना? होमोजीनाइजेशन, ये है टॉपिक का नाम, होमोजीनाइजेशन। ये है बच्चों होमोजीनाइजेशन। बोला इससे होता क्या है सर होमोजीनाइजेशन से? वही बता रहा हूं भाई क्या होता है। देखिए कहानी क्या है, पहले कहानी को पकड़ो। एक कर्व है और एक लाइन है। एक लाइन ने कर्व को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, और यहां कहीं है मेरा ओरिजिन, ये रहा मेरा ओरिजिन। अब ओरिजिन से इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया, ओरिजिन से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ए को भी और बी को भी। अब मुझे फाइंड करना है ओ ए और ओ बी का कंबाइंड इक्वेशन। तो क्या फाइंड करना, मैं लिख देता हूं। हमें फाइंड करना है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस joining points of intersection of कर्व। कोई भी कर्व लिख लीजिए, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया ax² 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसा कोई कर्व। एंड लाइन बच्चों लिख लीजिए lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, और किससे ज्वाइन करना है? विद ओरिजिन। वही जो मैंने आपको समझाया वही बात मैंने लिखी है। एक कर्व और एक लाइन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले जो पेयर ऑफ लाइन है उनका इक्वेशन फाइंड करना है बच्चों। अब समझिए कहानी भी, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना है एक बार। मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट x1, y1 है, ये वाला पॉइंट x2, y2 है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो मेरा कर्व है x1 y1 दोनों इस कर्व पे लाई करते हैं, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, x2 y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब उस पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करते हैं तो ये दोनों पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसका वैल्यू भी उस पे 0 हो जाएगा बच्चों। अब देखो जैसे मान लो कर्व का नाम मैं s रख देता हूं और लाइन का नाम मैंने l रख दिया, तो पॉइंट जो हमारा a है या पॉइंट b है उस पे s का वैल्यू भी 0 हो रहा है और l का वैल्यू भी 0 हो रहा है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि s प्लस l का वैल्यू कितना होगा तो वो भी 0 आएगा। मैं कहूं 2s प्लस 3l का वैल्यू क्या होगा, वो भी 0 होगा। s इंटू l का वैल्यू क्या होगा, वो भी 0 होगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि s और l से किसी भी तरीके से मिला के एक नया इक्वेशन आप बना लीजिए, किसी भी तरीके से, तो वो जो इक्वेशन आएगा उसको ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे बच्चों। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात समझो, जो OA और OB है वो है क्या, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करता है मेरे बच्चों, और ओरिजिन से पास करने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन होता है।
तो इन दोनों का इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और किसकी हेल्प से बनाना पड़ेगा? इस कर्व और इस लाइन की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे, इस कर्व और लाइन की हेल्प से एक सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन बनाएंगे। या ऐसे कहिए, देखो इसमें सेकंड डिग्री दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से, तो इसको होमोजेनियस बनाना आसान है। तो इस लाइन की हेल्प से हम इस कर्व को होमोजीनियस बनाएंगे। होमोजीनियस बनाएंगे तो इस बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? होमोजिनाइजेशन। अब बनाते कैसे हैं वो समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है। लाइन के इक्वेशन से 1 का वैल्यू फाइंड करना है। लाइन के इक्वेशन से 1 का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं? Lx प्लस my अपॉन माइनस n इक्वल्स टू 1। अरे ये n को उधर ले जाओ और फिर डिवाइड में ले जाओ, तो ये देखो लाइन के इक्वेशन से 1 का वैल्यू आ गया है। अब इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां इसमें देखो लेफ्ट साइड में डिग्री कितना है? 1 है, और राइट साइड में डिग्री कितना है? 0 है। तो ऐसा ये डिग्री दोनों साइड अलग अलग आ रहा है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं डिग्री चेंज करने के लिए। जैसे देखो ये मेरा जो इक्वेशन है कर्व का, इसको मुझे सेकंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन बनाना है। तो यहां तो सेकंड डिग्री का बना है, उसके बाद जो मेरा 2gx प्लस 2fy है, इसमें डिग्री कितना है? इसमें डिग्री है 1, और मुझे कितना बनाना है? 2। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 से क्यों मल्टीप्लाई करें? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क पड़ता नहीं है, और 1 का ये वाला वैल्यू रख दीजिए। इससे फायदा क्या हुआ? एक तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये डिग्री इसका कितना है? 1 है। इसका भी 1 डिग्री है, इसका भी 1 डिग्री है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री 2 बन जाएगा बच्चों। अब मेरे बच्चों ये कांस्टेंट c था, इसका डिग्री तो 0 है, और इसका मुझे कितना बनाना है? 2 बनाना है। तो इस बार आप 1 से नहीं 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 1 का ये वाला वैल्यू रखेंगे। तो Lx प्लस my अपॉन माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन मेरे आने वाली है सेकंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन आएगा, मतलब कि ये ऐसा दिखने वाला है। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और यही जो इक्वेशन होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे बच्चों? OA और OB के कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं होमोजिनाइजेशन। ये डायग्राम दिमाग में बैठा लो भाई, जब भी ऐसा डायग्राम बन जाए, एक कर्व हो, एक लाइन हो, इंटरसेक्ट हो रहे हो, और उनको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले लाइंस का इक्वेशन निकालना हो, तो ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं। बड़ा ही शानदार कंसेप्ट है बच्चों। एक एग्जांपल में इसे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हैं। लैंग्वेज तो आप समझ गए, लैंग्वेज कैसी हो सकती है अभी, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन पूछा जाएगा। तो मैं देखिए क्या करता हूं, एक कर्व ले लेता हूं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बेसिकली एक सर्कल है, और एक लाइन ले लेता हूं, और लाइन ले लेता हूं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। आसान वाला लिया है। अब मुझे पता करना है कि ये लाइन ये सर्कल और ये लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले लाइन का इक्वेशन क्या आएगा बच्चों? तो उसके लिए क्या करना होगा, इस सर्कल को इस लाइन की हेल्प से होमोजेनाइज करेंगे। लेफ्ट साइड तो बहुत ही बेहतरीन है, दोनों का डिग्री 1 ही है। उधर डिग्री थोड़ा कम है, और कितना कम है? डिग्री 2 कम है। और जब डिग्री 2 कम हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। और 1 का वैल्यू क्या रखना है? वही x प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको आप ना सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करके इधर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो 2xy का वैल्यू आ गया है बच्चों 0। तो यहां से x इंटू वाई का वैल्यू 0 आ गया है, x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो ये उन लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन आ गया है जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। ये मैंने बहुत ही इजी वाला एग्जांपल इसीलिए था जिससे कि इसमें किसी दूसरे तरीके से भी आपको समझा सकूं। जैसे ये देखो बच्चों, ये पहले वाला एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे है और सर्कल का रेडियस 1 है मेरे बच्चों। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1,0 होगा और ये पॉइंट 0,1 होगा, यहाँ ओरिजिन है। अब बच्चों ये वाली जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये भी 1 0 0 1 से पास करेगी, तो ये बन गई है बच्चों हमारी लाइन। अब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आ गया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया है, और ये रहा ओरिजिन। तो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ये बनेगी और एक लाइन ये बनेगी। ये वाली लाइन कौन है? ये लाइन x एक्सिस है, और x एक्सिस का इक्वेशन
y इक्वल्स टू 0 होता है, ये लाइन y एक्सिस है और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 होता है। तो यदि मैं कंबाइंड इक्वेशन दोनों का बनाऊंगा, कंबाइंड इक्वेशन बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो कंबाइंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, x y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा बच्चों। तो बात क्लियर हुई। ये जो प्रोसेस पूरा है हमारा होमोजेनाइजेशन है। तो जब भी किसी कर्व और लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइंस का इक्वेशन निकालना हो तो क्या करने का है, आपको होमोजेनाइज कर देना है कर्व के इक्वेशन को लाइन के इक्वेशन के हेल्प से। तो ये बच्चों हमने अपना जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है उसकी मोटी मोटी बातें आपको सिखा दी हैं। वैसे तो ये हमारा जो टॉपिक है जेईई के सिलेबस में अब है नहीं, लेकिन इसका थोड़ा यूज हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये सब करा दिया है बच्चों।